आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों ना, हिंदी का पेडागोजी। और आज का ई रहेगा हम लोग का दोस्तों, पाठ्य वस्तु रहेगा भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। ठीक है, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि भाषा क्या होता है। दोस्तों यहाँ से मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों कि सीटेट के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों कि भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम एवं अर्जन से जितना भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू कर रहे हैं। भाषा का नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। भाषा क्या होता है दोस्तों? एक साधन होता है, एक संसाधन होता है। क्या होता है दोस्तों? भाषा एक साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने विचार को क्या करते हैं ना, व्यक्त करते हैं। अब देखिए कि भाषा कई प्रकार से व्यक्त हो सकता है। अपने विचार को कैसी कोई मतलब किसी भी प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं दोस्तों। जैसे बोल कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं, इशारों से भी समझा सकते हैं, है ना। तो दोस्तों ऐसी भाषा जिसे लिख कर मतलब व्यक्त किया जाता है, लिख करके अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है, उसको हम लोग लिखित भाषा बोलते हैं दोस्तों। ऐसी भाषा, ऐसा मतलब विचार, ठीक है, या फिर ऐसी भावना जिसको बोल करके समझाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों ना, मौखिक भाषा बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसी भाषा जो लिखित नहीं होता है, जो मौखिक नहीं होता है दोस्तों, मतलब क्या हुआ कि इशारों से ही समझाते हैं। ठीक है, इशारे से समझाते, तो इसी भाषा को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो सांकेतिक भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सांकेतिक भाषा बोलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है दोस्तों, हमें लगता है किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। आगे देखो, आगे क्या है दोस्तों? ये गलत बात है दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए, नंबर 2 पॉइंट क्या है? भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का क्या है दोस्तों? समूह है। भाषा जो है दोस्तों, मुख से उच्चारण होने वाला, मुख से उच्चारण होने वाला मतलब क्या करते हैं दोस्तों ना, भाषा को हम लोग मुंह से उच्चारण करते हैं। ठीक है, और जो कुछ भी बोलते हैं दोस्तों, या फिर वो शब्द होता है या फिर वाक्य होता है ना, या फिर वो शब्द होता है या फिर वाक्यों का समूह होता है। ठीक है, आगे देखो, जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। यस, हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? भाषा के द्वारा अपने मन की बात किसी के सामने रखते हैं, अपनी भावना को किसी के सामने रखते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है दोस्तों कि सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। मतलब भाषा क्या होती है दोस्तों ना, विचार का आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। मान के चलते हम लोग 4 दोस्त बैठे हुए हैं दोस्तों, हम भाषा बोले, ठीक है, मेरी दोस्त भी बोल रही है या फिर मेरा दोस्त भी बोल रहा है। ठीक है, इसमें क्या होती है ना दोस्तों, भाषा से ही भावनाओं का या फिर विचार का आदान प्रदान होता है। आगे देखिए, भाषा का आरंभ मानव के जन्म के साथ ही हो जाता है। और देखिएगा दोस्तों कि जब मनुष्य की उत्पत्ति होती है, जब मनुष्य का जन्म होता है, मानव का जन्म होता है, उसी के साथ ही भाषा सीखने की कौशल उसके अंदर में आ जाती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे फिर क्या है दोस्तों, विभिन्न कौशल जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना को पूरा करते हुए व्यक्ति भाषा में निपुणता प्राप्त करता है। यदि भाषा में आपको निपुणता प्राप्त करना है तो दोस्तों सबसे पहले आपको अट्रैक्टिव बोलना होगा, उसके बाद आपको पढ़ना होगा, उसके बाद लिखना होगा, तब जाके आप क्या कीजिएगा ना, भाषा के क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करेंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है दोस्तों ना, भाषा ग्रहण करने की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और भाषा आप क्या कर सकते हैं? 60 के एज में भी ग्रहण कर सकते हैं, 5 के एज में भी ग्रहण कर सकते हैं, 10 साल की उम्र में भी ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है दोस्तों। हाँ, कभी मतलब मान के चलते हैं कि जल्दी हम लोग भाषा सीखते हैं तो किसी मतलब एक लिमिट होता है ना। ठीक है, सब चीज़ का एक लिमिट होता है कि जल्दी जल्दी हम लोग सीखते हैं। उसके बाद मान के चलते जब एज हो जाता है तो हो सके लेट से भाषा सीखे, लेकिन भाषा जो होती है दोस्तों, भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक है, आगे देखिए, भाषा का अर्थ। ठीक है, अब भाषा का अर्थ से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधुओं मेरे। तो भाषा का अर्थ, भाषा का अर्थ में नंबर 1 पॉइंट, भाषा संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुई है। अब भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्तों? संस्कृत से हुई है। कौन सी धातु से दोस्तों? ना, भाष धातु से। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? बोलना होता है। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? बोलना होता है। आगे देखो, भाषा की प्रकृति। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों कि प्रत्येक भाषा की अपनी अवस्था होती है। हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधुओं मेरे, की प्रत्येक भाषा की अपनी अवस्था होती है, जिससे उसके स्वरूप का पता चलता है, जिससे उसका रूप क्या है, स्वरूप क्या है, इसके बारे में हमको पता चलता है। ठीक है, जैसे जरा देखिए कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं दोस्तों कि जैसे ध्वनि रूप हो गया, वाक्य हो गया, तत्वार्थ हो गया, ठीक है, वर्णमाला हो गया, रूप, वाक्य संरचना, सार्थक प्रयोग हो गया। ये क्या होता है दोस्तों? वाक्य का अपना रूप होता है, स्वरूप होता है। ठीक है,
आगे देखो, भाषा जो है दोस्तों, भाषा कठिनता से सफलता की ओर अग्रसर है। मतलब भाषा क्या होती है दोस्तों, मान के चलते हैं कि भाषा कठिन है, ठीक है, कठिन से सफलता की ओर जाती है। सबसे पहले दोस्तों आप याद कीजिए कि आप अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन हो सकता है कि आप अंग्रेजी का यहाँ पे क्लास किए, कुछ भी किए, आप अंग्रेजी बोलने लगे, ठीक है। तो भाषा क्या होती है दोस्तों, भाषा हार्ड है, लेकिन आपको यहाँ पे सीखिएगा तो आपको वहाँ पे सफल जरूर मिलता है, ठीक है। आगे देखो, आगे फिर क्या है दोस्तों कि प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। ये सही बात है दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधुओं मेरे, कि प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, ठीक है। जैसे कि हिंदी का लिपि क्या होता है, देवनागरी। अंग्रेजी का लिपि क्या होता है, रोमन। और उर्दू का लिपि क्या होता है दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे, फारसी, ठीक है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है दोस्तों, ठीक है। भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है। इसके साथ ही भाषा में सीमाबद्धता भी होती है। ये पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों, कि भाषा जो होती है वो संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है, ठीक है। मान के चलते हैं कि समूह है, यानी चार लोगों का समूह, वहाँ पे हम लोग को किस प्रकार का भाषा बोलना चाहिए, ठीक है। हम तो बोलते हैं दोस्तों कि हर वक्त आपको भाषा सोच समझ करके ही बोलनी चाहिए, क्योंकि भाषा जो होती है दोस्तों संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है। अगर मान के चलते हैं कि आप भाषा की भी एक सीमा होती है, उसकी भी बाध्यता होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे चार जन बैठा हुआ है, आप मारे पूरा गाली गलौज करने लगे, ठीक है। ये आपकी संस्कृति नहीं बोलती है दोस्तों, ये आपकी सभ्यता नहीं बोलती है, क्योंकि भाषा जो होती है दोस्तों सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। भाषा का भी एक सीमा होता है, ठीक है। आगे देखो, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पॉइंट सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछा चुका है, कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है जिसे प्रयोग के माध्यम से ही ग्रहण किया जा सकता है। जब तक हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे दोस्तों, हम लोग भाषा नहीं सीख सकते हैं, और आदान प्रदान के द्वारा ही इसका विस्तार होता है। और जब तक हम नहीं करेंगे, समाज के साथ अंतक्रिया नहीं करेंगे, एक लोगों से मतलब आपस में हम लोग आदान प्रदान नहीं करेंगे भाषा का दोस्तों, तो इसका विस्तार नहीं होगा, ठीक है। और ये पितृक संपत्ति नहीं है। और ये जैसे मान के चलते हैं कि ज़मीन जायदाद होती है दोस्तों, पिता की संपत्ति होती है, तो ये भाषा जो होती है दोस्तों पिता की संपत्ति नहीं होती है। भाषा आपको अर्जित करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, और दूसरों के साथ क्या करना पड़ता है दोस्तों, तब भाषा का यानी भावनाओं का आदान प्रदान करना होता है, विचारों का आदान प्रदान करना होता है। उसके साथ ही क्या होता है, आपका भाषा का विस्तार होता है। नहीं तो आप जैसे मेंढक जैसे कुएं के पानी में रह गया, ठीक है। जैसे मान के चलते मेंढक की कुएं के पानी में रहता है, आप भी घर में रहिएगा तो क्या होगा दोस्तों, आप सिर्फ उतना ही भाषा सीख पाइएगा, ठीक है। आपकी भाषा का विकास तो होगा, लेकिन उसमें विस्तार ज़्यादा नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ से बहुत ही अच्छा बन रहा है कि भाषा जो होती है वो पिता की संपत्ति नहीं होती है। जिस प्रकार जमीन और जायदाद के ऊपर बेटा का अधिकार होता है, उस प्रकार पिताजी के भाषा पर बेटा का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। आगे देखो, भाषा एक सामाजिक एवं परंपरागत वस्तु है। भाषा क्या है दोस्तों, भाषा एक सामाजिक एवं परंपरागत वस्तु है। आगे देखिए, भाषा जो होता है अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा जो होता है अनुकरण से सीखी जाती है दोस्तों। भाषा को सीखने से हमें क्या करना पड़ता है, समाज के साथ, समाज के लोगों के साथ, ठीक है, अपने मार्गदर्शकों के साथ क्या करना पड़ता है, विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है, ठीक है। तभी हम लोग सीखते हैं दोस्तों, है ना। भाषा में यह पॉइंट भी अच्छा है पॉइंट दोस्तों, कि भाषा में निरंतर परिवर्तन होता है। भाषा में देखिएगा दोस्तों कि निरंतर परिवर्तन होता है, ठीक है। अर्थात ये भाषा जो होती है परिवर्तनशील होती है। और ये सही बात है दोस्तों कि भाषा जो होती है परिवर्तनशील होती है। भाषा हर बार परिवर्तन होता है, ठीक है। आगे देखिए, ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भाषा अर्जन प्रक्रिया, ठीक है। ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बालक अपने चारों ओर के वातावरण में जिस प्रकार के लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखते हुए देखता है, उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने की कोशिश करता है। और बालक जब देखेगा दोस्तों कि जब एक बालक, एक बच्चा जब छोटा रहता है दोस्तों, उसके चारों ओर वातावरण में जिस प्रकार के लोग बोलते हैं, ठीक है, उसको लिखते हुए देखते हैं, तो उसी का क्या करते हैं, नकल करते हैं बच्चा भी, ठीक है। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, अर्थात भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। और भाषा का अर्जन आपको किसके द्वारा होता है दोस्तों, ना अनुकरण द्वारा होता है, ठीक है। आगे देखो, भाषाई योग्यता एक कौशल है। अब यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, कि भाषाई योग्यता क्या है दोस्तों, एक कौशल है जिसे अर्जित किया जाता है। भाषा जो है दोस्तों, यह एक कौशल है, एक प्रकार का स्किल है, जिसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अर्जित करते हैं, अर्जन करते हैं। अर्जन की प्रक्रिया बालक के
जन्म से ही शुरू हो जाती है। ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अर्जन की प्रक्रिया जो होती है बालक में जन्म से ही शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा हम बात करेंगे नोम चॉम्स्की के, ठीक है। नोम चॉम्स्की, इसका मतलब इनका क्या राय है ना, बच्चे में भाषा सीखने के बारे में इनका क्या राय है। तो बच्चे भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं। चॉम्स्की के अनुसार क्या है दोस्तों कि बच्चे जो होती है भाषा अपने वातावरण से अर्जित करता है, लेकिन सबसे पॉइंट बाद वाली बात है कि उनके अंदर जन्मजात भाषा अर्जन युक्ति होती है। और नोम चॉम्स्की के अनुसार क्या होता है दोस्तों कि एक बच्चे में भाषा सीखने की जो शक्ति होती है वो जन्मजात होती है, ये चॉम्स्की मानते हैं, ठीक है। आगे देखो, भाषा अधिगम प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती है। अब बताइए दोस्तों कि आप जीवन में हर बार सीख सकते हैं, ठीक है। यदि मान के चलते हैं कि आप किसी से लव करते हैं, लव में भी फेलियर हैं, तो आपको वहाँ से भी सीखने मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। यदि मान के चलते हैं लव में सक्सेस भी करते हैं, तो आप वहाँ से भी आपको क्या करना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, ठीक है, सीखने को मिलती है। यदि मान के चलते हैं दोस्तों कि यदि हम किसी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं दोस्तों, वहाँ से भी हमको सीखने को मिलता है। मतलब हम लोग अतः कह सकते हैं दोस्तों कि सीखने की प्रक्रिया जो होती है दोस्तों वो आजीवन चलती है, ठीक है। आगे देखिए, सीखना परिवर्तन है, व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभव से सीख कर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावना आदि में क्या करता है, परिवर्तन करता है। सीखना क्या है दोस्तों ना, परिवर्तन है। एक ही चीज़ आप मान के चलते हैं कि रटे हुए हैं रटे हुए हैं रटे हुए, तो वो सीखना नहीं होता दोस्तों, वो रट्टा मारना होता है, ठीक है। सीखना क्या कहलाता है दोस्तों कि हर बार आपको क्या करना होगा ना, परिवर्तन करना होगा। सपोज दैट दोस्तों कि मान के चलते हैं कि आप 15 अगस्त में कहीं पर जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप स्पीच देते हैं, वही स्पीच यदि मान के चलते हैं कि 26 जनवरी को दीजिएगा दोस्तों, तो आपका वहाँ पे ये हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों कि भाषा में परिवर्तन करना होता है, ठीक है। सीखना क्या होता है दोस्तों ना, परिवर्तन होता है, ठीक। हम लोग एक चीज़ नहीं सीखते हैं दोस्तों। आगे देखिए, सीखना अनुकूलन है, सीख कर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। और सीखना जो होता है दोस्तों वो पॉजिटिव होता है ना, सीखना पॉजिटिव होता है। सीख कर ही क्या होता है, व्यक्ति नई, यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, नई, ठीक है, नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। अनुकूलन मतलब क्या होता है दोस्तों कि वातावरण के सापेक्ष तालमेल बैठाना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, सीखना सार्वभौमिक है, जो सभी जीव जंतु सीखते हैं। सीखना क्या होता है दोस्तों, यूनिवर्सल होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है ना, सभी जीव जंतु सीखते हैं, ठीक है, सिर्फ मनुष्य ही नहीं सीखता है दोस्तों। आगे देखिए, सीखना अनुभवों का संगठन है, सीखना नए पुरानों अनुभवों का संगठन है। सीखना क्या होता है दोस्तों ना, अनुभव का संगठन होता है। किसका कमेटी होता है दोस्तों ना, अनुभव, एक्सपीरियंस, ठीक है। और सीखना जो होता है दोस्तों कि नए एवं पुराने अनुभव का भी संगठन होता है, ठीक है। आगे देखिए, सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। सीखना क्या होता है दोस्तों, सीखने पर एक व्यक्ति का भी अधिकार होता है और एक समाज का भी अधिकार होता है, किसी का निजी, ठीक है, आधिपत्य नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों सरकारी नौकरी लीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, नंबर फर्स्ट, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है दोस्तों कि नोम चॉम्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों। तो यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोम चॉम्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों ना, भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दोस्तों ना, भाषा विकास का सिद्धांत। हम लोग तो फटाफट जानेंगे दोस्तों, ये कभी कभार यहाँ पे पूछ लिया जाता है ना, क्या पूछता दोस्तों कि नोम चॉम्स्की जो थे वो कहाँ के निवासी थे। तो नोम चॉम्स्की जो थे दोस्तों मेरे, वो अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के दोस्तों ना, अमेरिका के निवासी थे, ठीक है। आगे देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि नोम चॉम्स्की द्वारा सिद्धांत का प्रतिपादन, कौन सा सिद्धांत दोस्तों ना, भाषा विकास का सिद्धांत, ठीक है। भाषा विकास का सिद्धांत नोम चॉम्स्की द्वारा किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था दोस्तों ना, 1959 में किया गया था। कब दोस्तों ना, 1959 में किया गया था। आगे देखो, आगे क्या है दोस्तों कि उनके इस सिद्धांत के अनुसार वह मानते हैं कि एक बालक में भाषा को सीखने की क्षमता क्या होती है दोस्तों ना, जन्मजात होती है। आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि बच्चा जो होती है, एक बच्चा या फिर बच्ची जो होती है, वो बोलने का बहुत कोशिश करता है, हु आ ई कुछ भी बोलता है ना, तो वो क्या होता है ना, भाषा सीखने की कोशिश करता है दोस्तों। तो कोई भी बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है दोस्तों वो जन्मजात होती है, जन्म से ही वो क्या करता है ना, बच्चा ना भाषा सीखने की कोशिश करता है दोस्तों। ये किनका मानना है दोस्तों ना, नोम चॉम्स्की का मानना, ठीक है, नोम चॉम्स्की का मानना है। अर्थात भाषा अर्जन करने की क्षमता जो होती है दोस्तों बचपन से ही छात्र में निहित होता है, बचपन से ही छात्र के अंदर छिपा हुआ रहता है भाषा अर्जन करने की क्षमता, ठीक है। आगे देखो,
भाषा को अर्जन करने की क्षमता कुछ निश्चित समय तक होती है, और भाषा को अर्जन करने की क्षमता कुछ निश्चित समय तक ही होता है दोस्तों। कोई भी चीज़ का एक सीमित ही होता है। इंटेलिजेंसी, अगर मान के चलते हैं कि ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसका भी इंटेलिजेंसी का एक सीमित है दोस्तों, इसका भी लिमिट है, ठीक है, उसका भी ड्रॉबैक जरूर कुछ है ना। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों भाषा को अर्जन करने की क्षमता भी क्या होती है दोस्तों, निश्चित समय तक होती है, एक ही समय तक होती है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि 0 to 5 ईयर, मतलब 0 से 5 वर्ष तक भाषा सीखने की क्षमता सबसे अधिक होती है दोस्तों, उसके बाद घटती जाती है। देखिए शायद हमें लगता है आगे पॉइंट में यही लिखा है। देखिए दोस्तों कि बालक की भाषा अधिग्रहण क्षमता जो होती है वो शुरुआती 5 वर्ष तक सबसे अधिक होती है। अभी हम क्या बोले दोस्तों कि कोई भी बालक में भाषा जो सीखने की क्षमता होती है दोस्तों, वो शुरुआती 5 वर्ष तक सबसे अधिक होता है, उसके बाद धीरे धीरे घटते जाता है, ठीक है। आगे देखिए, उसके पश्चात हमें किसी भी भाषा को सीखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है दोस्तों, तो उसके पश्चात यानी 5 वर्ष के पश्चात हमें भी किसी भी भाषा को सीखने के लिए कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। जैसे मान के चलते हैं कि आपका कोई भी वातावरण है, जैसे आपके परिवार में, आपके घर में क्या बोल रहा है दोस्तों, खोरठा बोल रहा है, ठीक है, तो आप खोरठा लैंग्वेज को जल्दी आसानी से सीख जाओगे, है ना, क्योंकि आप उस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, ठीक है। लेकिन वही बोला जाए कि 5 वर्ष के बाद जब आप यहाँ पे भाषा सीखने जाओगे, जैसे मान के चलते इंग्लिश, तो आपको क्या होगा ना, कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा। आपको क्या फॉलो करना होगा, ट्रांसलेशन फॉलो करना होगा, ग्रामर फॉलो करना होगा, उसके बाद आप क्या सीखिएगा, अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें कठिनाइयों को सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। आगे देखो, क्योंकि अब यहाँ पे भी ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों, क्योंकि उसके पश्चात भाषा को सीखने की क्षमता क्या होती चल जाती है, कम होती रहती है, ठीक है। क्योंकि 5 वर्ष तक जो होती है दोस्तों, 0 से 5 वर्ष तक भाषा सीखने की क्षमता सबसे अधिक होती है, उसके बाद क्या होती है दोस्तों, धीरे धीरे घटती जाती है, ठीक है। आगे देखो, आगे चोम्स्की के अनुसार बालक में भाषा अधिग्रहण यंत्र एलईडी होता है। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट बात बोला है दोस्तों, जो कि सीटेट के एग्जाम में हर बार पूछा गया, शायद इस बार भी आ जाए। चोम्स्की के अनुसार बालक में भाषा अधिग्रहण यंत्र, तो भाषा अधिग्रहण यंत्र कौन सा लगा होता है दोस्तों चोम्स्की के अनुसार, ठीक है। तो कौन सा लगा होता है दोस्तों, एलईडी। अब ये एलईडी का व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, ठीक है, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय एलईडी। तो एलईडी स्टैंड्स फॉर, है ना, एलईडी स्टैंड्स फॉर क्या दोस्तों ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, एल फॉर लैंग्वेज हो गया, ए फॉर क्या हो गया दोस्तों, एक्विजिशन, और कैपिटल डी फॉर क्या होता है, डिवाइस, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसका पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आगे चले दोस्तों, देखिए दोस्तों, हम जितना करवा रहे हैं दोस्तों उतना कर लीजिए, तो सीटेट का एग्जाम एक ही बार में एकदम 4 डालोगे, ठीक है। देखिए, जिसकी सहायता से वह किसी भी भाषा को तीव्र गति से सीख पाते हैं। अब एलईडी की सहायता से, किसकी सहायता दोस्तों ना, एलईडी की सहायता से किसी भी भाषा को वो क्या करता है ना, तीव्र गति से सीख पाता है। आगे देखो, यह यंत्र हमारे दिमाग, ठीक है, क्या लिखा दोस्तों ने, यह यंत्र हमारे दिमाग का एक भाग होता है जिसे निकाला या देखा नहीं जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे माइंड में ही लगा हुआ होता है, लेकिन हम लोग इसको देख भी नहीं सकते, निकाल भी नहीं सकते हैं, ठीक है, किसके अनुसार दोस्तों, चोम्स्की के अनुसार, ठीक है। आगे देखो, यह क्षमता प्रकृति की देन है, और ये जो क्षमता होती है दोस्तों, कौन सी क्षमता ना, एलईडी यानी भाषा सीखने की जो क्षमता होती है दोस्तों, ये क्षमता किसकी देन है, नेचर की देन है। ये किसी मनुष्य ने नहीं दिया है दोस्तों, ये किसने दिया है, नहीं, ये नेचर ने दिया, प्रकृति ने दिया, भगवान ने दिया है। यदि हम सामान्य भाषा की बात कर लें दोस्तों, ठीक है, सामान्य शब्दों में कहें तो इसे गॉड गिफ्ट के रूप में देखा सकता है। किसके गिफ्ट में दोस्तों ना, गॉड के गिफ्ट में, मतलब भगवान के गिफ्ट के रूप में देखा जा सकता है इसको, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मतलब क्या कहेंगे कि एलईडी जो है किसका गिफ्ट है दोस्तों ना, भगवान का गिफ्ट है, गॉड का गिफ्ट है। आगे चले दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, चोम्स्की मानते हैं कि बालक में भाषा व्याकरण को सीखने की क्षमता को क्रियान्वयन रूप वातावरण द्वारा दिया जाता है। आप किस प्रकार से बोलने सीखिएगा, ठीक है, आप किस प्रकार से बोलने सीखिएगा, आपका भाषा का विकास किस प्रकार से होगा दोस्तों, वो किस पर निर्भर करती है ना, आपके वातावरण। यदि मान के चलते हैं दोस्तों कि आप ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहाँ पे गालियाँ ही सिखाई जाती है, तो आप सिर्फ गाली ही बोलिएगा, ठीक है। यदि मान के चलते हैं कि अगर एक ऐसा वातावरण जिसमें मान के चलते हैं कि रिलीजियस के बारे में बताया जाता है दोस्तों, तो आप रिलीजियस के बारे में ज़्यादा फोकस कीजिएगा, है ना। अगर एक वातावरण, एक इन्वायरमेंट में मान के चलते हैं दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीएस पीसीएस ऑफिसर है दोस्तों, तो आपका भी अट्रैक्शन उसी के प्रति बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये चोम्स्की ही मानते हैं। आगे चलिए दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत होना चाहिए दोस्तों, हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आगे देखो, अर्थात भाषा को सीखने हेतु वातावरण और संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। एकदम सही बात है। भाषा को सीखने से पहले सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वातावरण। नंबर 2 संस्कृति, ठीक है, जिसको हम लोग कल्चर बोलते हैं,
है ना। तो वातावरण, आप किस प्रकार के वातावरण में रह रहे हैं दोस्तों, आप उसी प्रकार से भाषा सीखिएगा। ठीक है, आप किस प्रकार के वातावरण में रह रहे हैं उसी प्रकार से संस्कृति सीखिएगा। ठीक है, आपका संस्कृति क्या है दोस्तों, है ना। संस्कृति मीन्स क्या हो गया दोस्तों, माता पिता से आपको क्या संस्कार मिला है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या सीखिएगा ना, भाषा सीखिएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जरा देखिए दोस्तों चोम्स्की के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे चूंकि लिखने में मिस्टेक हो गया दोस्तों, तो चोम्स्की के अनुसार छात्र भाषा को अधिग्रहण करने हेतु कितने स्तरों का प्रयोग करते हैं दोस्तों, 2 स्तर का। कौन कौन सा दोस्तों, नंबर 1 सतही संरचना, नंबर 2 गहरी संरचना। ठीक है, यदि हम बात करते हैं सतही संरचना के बारे में, यदि हम किसकी बात करते हैं दोस्तों ना, सतही संरचना के बारे में बात करते हैं, तो चोम्स्की के अनुसार इस संरचना में छात्र सिर्फ भाषा के ध्वनि एवं शब्दों को क्या सकते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, अब उसका अर्थ क्या हो दोस्तों, अर्थों को समझने में समर्थ नहीं होते हैं दोस्तों इस अवस्था में। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है, लेकिन इसके अर्थ को समझ पाने में वह असमर्थ होते हैं। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है दोस्तों, शब्द को सुन तो सकता है ना, शब्द से ज्ञान तो मान के चलते हैं ज्ञान तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो शब्द को समझ नहीं पाता है दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब को वो नहीं समझ पाता है, अर्थ को समझ पाने में क्या होता है दोस्तों, इस अवस्था में असमर्थ होते हैं। ठीक है, आगे देखो, उस शब्द के अर्थ को विस्तृत रूप से समझने में क्या होते हैं दोस्तों, असफल रहते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, असफल रहते हैं। जैसे कि खाना पीना, मम्मी पापा आदि, मतलब खाना का मतलब उसको बोल दिया था, ठीक है, खाना मतलब खाना होता है, लेकिन वो इसका अर्थ नहीं समझ पाता दोस्तों। यहाँ पे पीना, अब पीना का मतलब भी वो मतलब समझ जाता है, ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, इसका मीनिंग वो समझ नहीं पाता है। मम्मी, ठीक है, मम्मी किसको बोलते हैं उसको मालूम है, लेकिन वो इसका अर्थ को समझ नहीं पाता है। ठीक है, आगे देखिए नंबर 2 गहरी संरचना। गहरी संरचना में क्या होता है दोस्तों, इसमें बालक शब्दों एवं ध्वनियों के अर्थ को समझने लगते हैं और उसकी जो होते हैं दोस्तों व्याख्या करने लगते हैं, उसका विस्तृत व्याख्या करने में समर्थ हो जाते हैं दोस्तों। इस संरचना में क्या होता है कि बालक शब्द को सुनता है और उसके मतलब को भी समझ जाता है, और उसके मतलब को समझने के बाद क्या होता है दोस्तों, विस्तृत व्याख्या करने लगता है। ठीक है, जैसे इसके अंतर्गत छात्र किसी वस्तु को परिभाषित करने के लिए उत्तम शब्दों का चयन कर पाते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि कोई भी छात्र छात्रा के लव में पड़ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों कि इसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करना चाहिए ना, आई लव यू, ये सब कोई करता है दोस्तों। ठीक है, तो इसके अंतर्गत छात्रों को ये समझ में आ रहा है कि हम उससे लव करते हैं, तो हमको ये शब्द को प्रयोग करना चाहिए, ये शब्द का उपयोग करना चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यह उनके भाषाई विकास का परिपक्व रूप होता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों सीटेट के एग्जाम में कि यह उनके भाषाई विकास का क्या होता है दोस्तों ना, परिपक्व रूप होता है। ठीक है, तो भाषाई विकास का परिपक्व रूप क्या होता है दोस्तों ना, गहरी संरचना होती है। ठीक है, जो किसके द्वारा दिया गया दोस्तों ना, नोम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है। तो चलिए तो ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ दोस्तों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे है कि भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है। क्या पूछा गया है दोस्तों, तो भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है, आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना, या फिर श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, या फिर लिखना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या जाता है ना, सुना जाता है, फिर बोलने की कोशिश करते हैं, फिर पढ़ते हैं, उसके बाद ना लिखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही है वो दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़े, यहाँ तक कोई दिक्कत, हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य प्रयोजन क्या है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 1 वाला सही हो जाएगा दोस्तों। विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। ठीक है, विद्यार्थियों का जो होता है ज्ञान इंद्रियां जो होती है उसको क्या बनाना दोस्तों ने, क्रियाशील बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ओके, आगे बढ़े दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों कि अर्थ ग्रहण के क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिएगा कि अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है, यानी अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक उपयोगी क्या है दोस्तों। आपके सामने 4 ऑप्शन नजर आ रहा होगा आप लोगों को, समाचार वाचन है, व्याकरण शिक्षण है, या फिर मौन वाचन है, या फिर सस्वर वाचन है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मौन वाचन। ओके, आगे देखो,
आगे क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही यहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ना। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कि मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है। मतलब मोना क्या कर रही है दोस्तों ना, लिखने का काम कर रही है लेकिन लिखते वक्त क्या कर रहा है ना, शब्दों के अक्षर को छोड़ देती है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है दोस्तों, कुछ लिखते समय जैसे नयन लिख रही है तो य को छोड़ दे रही है। अगर मान के चलते रावण लिख रही है तो नौ को छोड़ दे रही है ना। कुछ इसी प्रकार से, तो उसका इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है दोस्तों, है ना। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों, ठीक। चूंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, है ना, कि ऑप्शन नंबर सी या इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके विचारों में स्पष्टता नहीं है, मतलब उसके विचार में स्पष्टता नहीं है, वो उच्चारण करने सही ढंग से नहीं सक रही है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, क्या आपके सामने ऑप्शन है, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग होना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों कि स्वयं के बोलने की गति को वो धीमा रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों कि सभी बच्चों से सभी भाषिक कार्यों को समान रूप से संपादित करवाना चाहिए, या फिर लास्ट वाला ऑप्शन होगा दोस्तों क्या ना, विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करना चाहिए। यस, ये आवश्यकता अनुसार क्या करना चाहिए दोस्तों, उचित उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए देखिए आप लोग को ये नहीं करना है दोस्तों, झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार तो 100 सवाल कर गई। आप लोग को ये नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को गाना में कम और स्टडी में ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों, नहीं तो आप लोग बोलिएगा दोस्तों कि बड़ी उदास है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए। यह साथी चाहिए, लेकिन ये वो वाला साथी नहीं है दोस्तों। साथी क्या है कि बड़ी उदास है जिंदगी, कोई तो सरकारी नौकरी चाहिए। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में, ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में मॉडर्न, ठीक है, एक यहाँ पे किताब का नाम है दोस्तों। जैसे कि आप लोग यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा दोस्तों, इसको पूछा गया कि किसने लिखा है। ये किताब का नाम है दोस्तों, किताब का नाम आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक किताब का नाम है दोस्तों, इसको किसने लिखा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका क्या उद्देश्य होता है दोस्तों, ठीक है, इसका क्या उद्देश्य होता है दोस्तों। क्या आपके सामने 4 ऑप्शन रखा है, क्या ऑप्शन 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, या फिर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होना चाहिए, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का क्या होना चाहिए, विकास करना, ठीक है। ये मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों कि भाषा सिखाने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। भाषा सिखाने में सबसे बड़ा बाधक तत्व क्या होता है दोस्तों। क्या आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन वो वाला सही है, या फिर ऑप्शन नंबर 2 सही है, या फिर ऑप्शन नंबर 3 सही है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 सही है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ठीक है। और आपके सामने यहाँ पे, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का, वो क्या हो जाएगा, भाषा में आकलन, ठीक है, भाषा में आकलन। आगे देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों कि भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। तो भाषा शिक्षण में क्या नहीं होना आवश्यक है दोस्तों। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, क्या व्याकरण का ज्ञान नहीं होना चाहिए, या फिर सुंदर लेख नहीं होना चाहिए, या फिर विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान नहीं होना चाहिए। ये सभी तो होना अनिवार्य है दोस्तों। ये 1 2 3 ये सभी का होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर 4 जो है रसायनों का ज्ञान, ये होना उतना आवश्यक नहीं है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों कि गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है। काठिन्य निवारण किया जा सकता है किसके द्वारा, चित्र दिखा करके, या फिर वस्तु को प्रत्यक्ष दिखा करके, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है मॉडल दिखा करके, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग चित्र दिखा करके भी कर सकते हैं, वस्तु को सामने रखकर भी कर सकते हैं, और मॉडल दिखाकर भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होता है। तो क्यों उपयोगी नहीं होता दोस्तों, इसका कारण पूछा है कि जिसे छात्र सरलता से समझ सके, या फिर जो कविता छात्रों को सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो, या फिर जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, या फिर जिनमें नीति हाय से वीरता देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हो। ठीक है, तो चूंकि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों कि बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। यस, इससे अच्छा ऑप्शन और कुछ हो ही नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, किसी भी बच्चे में यदि बोलने की दक्षता का आपको विकास करना है तो दोस्तों उसको सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, जब तक उसे आज़ादी नहीं होगी अपने फ्रेंड्स के साथ उठने बैठने का, समाज के साथ उठने बैठने का, जब तक उसको पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिलेगा ना दोस्तों, तो वह कुछ भी नहीं सीख पाएगी। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों कि 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, साहित्य समारोह का आयोजन करना हम लोग उतना ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों कि रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। क्या करती है दोस्तों, ना अटक जाती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता किस प्रकार करेंगे। एक शिक्षक हो आप, तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये पूछा गया दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन है, क्या शुरू में छोटे छोटे समूह में बात करने के भरपूर अवसर देंगे, या फिर उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है, या फिर उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे, या फिर उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या जानते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, या फिर बूंद बूंद से ही समुद्र का निर्माण हुआ है। तो सेम उसी प्रकार से दोस्तों, यदि रूपा बड़े समूह के सामने बोलने से अटक रही है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों ना, उसको सबसे पहले छोटे समूह में क्या ना बोलने का अवसर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्तों कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी रोटियां का निवारण करना चाहिए ना, क्या करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1 2 3 एंड 4। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन वाला ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर। ओके, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है दोस्तों कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, ठीक है, की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। किसकी उपेक्षा हम लोग नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, चूंकि क्वेश्चन नंबर 17 है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ना, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड वाला सही हो जाएगा। बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि का हम लोग क्या नहीं कर सकते, उपेक्षा नहीं कर सकते दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों। तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको हम लोग शब्द बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है दोस्तों। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग शब्द बोलते हैं दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ तक तो आपको क्लियर है दोस्तों, हमें लगता है कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों कि द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है, तो उस विधि को क्या बोलते हैं दोस्तों ना, वयुतिरेकी विधि बोलते हैं। ठीक है, वयुतिरेकी विधि बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों कि मापन किया जाता है, मापन कहाँ पर किया जाता है दोस्तों। आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्या मूल्यांकन में किया जाता है, या फिर कक्षा शिक्षण में किया जाता है, या फिर निदात्मक परीक्षण में किया जाता है, या फिर वार्षिक परीक्षा में किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा ना, वार्षिक परीक्षा में किया जाता है मूल्यांकन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि दोस्तों कि किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिलिपि का विकास करना बोलने से कोई भी संबंध नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है दोस्तों कि भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए, क्या वाचन का, लेखन का, या फिर श्रवण का, या फिर उच्चारण का।
तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या ना, सबसे पहले सुनने का मतलब सुनाई देने वाला का विकास करना चाहिए, यानी श्रवण का विकास करना चाहिए। ठीक है, आगे देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्तों कि कौन कथन संगत नहीं है। कौन सा कथन जो है दोस्तों की संगत नहीं है, यानी पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है। और ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है क्या दोस्तों ना कि पाठ्य पुस्तक अच्छा शिक्षण का प्रमुख साधन है। या फिर ऑप्शन नंबर 3 जो क्या है दोस्तों कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है साध्य नहीं। या फिर ऑप्शन नंबर 4 कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है साधन नहीं। तो इसका सही आंसर यही वाला होगा दोस्तों कि पाठ्य पुस्तक जो होता है शिक्षण का साधन होता है, साध्य नहीं होता दोस्तों। तो यही इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है दोस्तों कि वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें हम लोग कहते हैं अनौपचारिक कथन। कौन सा कथन दोस्तों, अनौपचारिक कथन। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। तो हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच कैसे करेंगे हम लोग दोस्तों, न क्या न उपलब्धि परीक्षण से। किससे दोस्तों, उपलब्धि परीक्षण से। ठीक है, तो ये था दोस्तों कि हिंदी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों मेरे बंधु मेरे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मेहनत हुआ है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है दोस्तों, आपको यहाँ से बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, क्या स्वर होगा, क्या व्यंजन होगा, स्वर होगा या फिर वर्ण होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरे बंधु मेरे भाई मेरे बहनों मेरे, वो हो जाएगा वर्ण। वर्ण जो होता है दोस्तों क्या होता है, ठीक है, सबसे छोटा रूप होता है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है वर्ण को। आगे देखें दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है दोस्तों कि निम्न में कौन सा स्वर नहीं है दोस्तों। क्या बोल रहा है ना, स्वर नहीं है। व्यंजन हो सकता है लेकिन बोल रहा कि स्वर नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए अ भी क्या है, स्वर वर्ण में आता है। उ भी क्या है दोस्तों, स्वर वर्ण में आता है। ए भी आपका स्वर वर्ण में आता है। लेकिन उत्तर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये जो होता है दोस्तों ये व्यंजन वर्ण में आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधुओं मेरे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, है ना। किसी शब्द का विशेषता दिखाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसके नीचे एक क्या खींचते हैं, रेखा खींचते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों मेरे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया ये। तो चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों ना, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरे बंधु मेरे, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत हमें लगता है कोई दुख दर्द दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों कि जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है तो उसमें कौन सा समास कहते हैं, उसे कौन सा समास कहते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ना, बहुब्रीहि समास। इसमें क्या होता है दोस्तों ना, बहुब्रीहि समास। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए दोस्तों कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। ऐसा समास जिसका कोई भी पद ना, यहाँ पे पद मतलब क्या समझेंगे दोस्तों कि पहले पद और दूसरा पद कोई प्रधान नहीं होता दोस्तों। इसका जब समास विग्रह करते हैं तो कोई और मीनिंग निकलता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर, जिनका अर्थात हम लोग गणेश जी के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, ये होता है बहुब्रीहि समास। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भाई मेरे बंधु मेरे, ठीक है, कि नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के बारे में पूछा गया दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी को बोल रहे हैं दोस्तों किसका मुख ही चंद्रमा के समान, इसमें तो ही जहाँ पे आ गया दोस्तों, ये एक ट्रिक का तरह काम करेगा दोस्तों। ही जहाँ से आ गया, आपको इसमें क्या लगाना दोस्तों, ये रूपक अलंकार का ही एग्जाम्पल है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में कंठ्य व्यंजन कौन सी है। तो निम्न में कंठ्य व्यंजन कौन वाला है दोस्तों, एकदम याद रखिएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कंठ्य व्यंजन किसको बोलते हैं, कंठ्य व्यंजन होता है क ख ग घ अंग, इसको बोलते हैं हम लोग क्या दोस्तों, कंठ्य व्यंजन बोलते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों कि दोहे और रोले के क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों कि दोहे जोड़ रोले,
दोहे जोड़ रोले मिल करके क्या होता है दोस्तों ना, याद रखिएगा कि ठीक है कि कौन सा छंद बनता है दोस्तों, तो इसका छंद बनता है कुंडलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास नहीं है दोस्तों। यहाँ पे पूछा है कि तत्पुरुष समास नहीं है दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पे राजकुमार, ठीक है, राजा का कुमार, है ना, ये तत्पुरुष समास है। यज्ञ वेदी, ठीक है, आजन्म यहाँ पे दिया, या फिर ग्रामवासी। तो कौन वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चूंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, कितना क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आजन्म। ना कैसे होगा दोस्तों, जरा देखिए, आ जोड़ जन्म, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट पद क्या है, अव्ययी है, इसलिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों कि जिस समास में दोनों पद प्रधान रहता है उसे कौन सा समास कहते हैं। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग द्वंद्व समास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है दोस्तों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि सप्तवर्षी में कौन सा समास है दोस्तों। तो सप्तवर्षी पूछा गया दोस्तों, सप्तवर्षी में कौन सा समास है दोस्तों, द्विगु समास। ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो दोस्तों, इस बार जो है दोस्तों हम लोग सीटेट के एग्जाम को एकदम फोड़ डालेंगे, टोल डालेंगे, एक ही बार में निकाल डालेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों कि अनुमान का क्या विशेषण होगा। तो अनुमान का क्या विशेषण होगा दोस्तों, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका विशेषण जो होगा अनुमानित होगा और अनुमति दोनों होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि ई च छ ज झ आदि का उच्चारण किससे होता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा ना, तालव्य से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे देखो, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है दोस्तों। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है दोस्तों, तो जरा याद रखेगा। ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन क्या होता है दोस्तों, यहाँ से देखे। ठीक है, मैं यहाँ पे मूर्धन्य व्यंजन को लिख दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में है दोस्तों, यस, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। विश्लेषण ठीक लिखा हुआ दोस्तों, ज्योत्सना भी आपका सही लिखा हुआ, प्रदर्शनी भी आपका सही लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अनाधिकार नहीं होगा दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर डी वाला गलत है, इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। आगे कौन सा क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है दोस्तों कि कौन सी नासिक व्यंजन है। यहाँ पे कौन सा नासिक व्यंजन है दोस्तों, न यो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, न नासिक व्यंजन हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कि जिन अवयवों का संबंध, ठीक है, वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भाव से होता है, उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधुओं मेरे, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या कहते हैं दोस्तों मेरे, उसको कहते हैं हम लोग विस्मयादि बोधक अव्यय। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए राम जो है काम किसी और से करवा रहा है। जब एक वस्तु यहाँ पे क्या होगा, दूसरे वस्तु से काम लेता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है दोस्तों। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों कि शब्द अलंकार की कितने भेद होते हैं। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं दोस्तों, क्या आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, या फिर बी करेक्ट होगा, या फिर सी करेक्ट होगा, या फिर डी करेक्ट होगा। तो दोस्तों देखिएगा कि शब्द अलंकार का जो भेद होता है दोस्तों 5 भी होता है और 7 भी होता है दोस्तों। यदि 5 और 7 दोनों ऑप्शन में रहे दोस्तों तो आपको क्या करना है, 7 वाला ऑप्शन आपको सही करना है दोस्तों। ठीक है, ओके। आगे देखो दोस्तों कि काकल्य वर्ण कौन सा है दोस्तों। ये एकदम नया क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, ये एकदम एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है दोस्तों कि काकल्य वर्ण कौन सा होता है दोस्तों। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, 4 ऑप्शन में आपको चूज करना कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हा जो होता है दोस्तों काकल्य वर्ण कहलाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है दोस्तों कि जब एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो तो वह कौन सा संज्ञा होता है दोस्तों। वह होता है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। वो क्या होता है दोस्तों ना, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या होगा दोस्तों, देखिए
निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत में रस सूत्र में नहीं हुआ है? क्या आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, या फिर सी जाएगा, या फिर डी जाएगा? आपको ये चूज करना है दोस्तों। चूंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा ना, स्थायी भाव जाता है। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। आपको चूज करना है दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में शब्द विशेषण है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में ही खुद बोल दे रहा दोस्तों कि विशेषण क्या होता है। विशेषण होता है कि हम लोग किसी मतलब सब्जेक्ट का विशेषता को बताते हैं, किसी भी वस्तु की विशेषता बताते हैं, उसको हम लोग विशेषण बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे विद्यार्थी कैसा है दोस्तों ना, चतुर विद्यार्थी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा चतुर। ठीक है, चूंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास है? क्या गगनचुंबी होगा, क्या पाठशाला होगा, या फिर श्वेत पत्र होगा, या फिर नीलकंठ होगा? तो जरा देखिए दोस्तों, ये भी है, ये भी है, लेकिन यहाँ पे एक फेर है दोस्तों ना। किसका फेर है जरा देखिएगा। यानी कर्मधारय समास तो ये भी हो गया दोस्तों, और कर्मधारय समास नीलकंठ भी है आपका। लेकिन नीलकंठ को जरा याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि कोई भी पद यहाँ पे प्रधान नहीं है, ना ही नील है, ना ही कंठ है। ठीक है, यदि हम इसका समास विग्रह करें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव जी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, नीला है कंठ जिनका, इसकी मतलब शिव जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये नीलकंठ जो होगा दोस्तों बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो बचा कौन दोस्तों ना, श्वेत पत्र। तो श्वेत पत्र आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधुओं मेरे, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि ओ जो है, ओ आपका क्या है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञा है? यहाँ पे संज्ञा नहीं होना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में जातिवाचक संज्ञा होना चाहिए था दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा नहीं होना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए जातिवाचक संज्ञा होना चाहिए था दोस्तों। तो यहाँ इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, राम, रामचरितमानस, गंगा। ये ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है दोस्तों कि उपमान और उपमेय। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, उपमान और उपमेय के अभेद को क्या कहते हैं? तो उपमान और उपमेय के अभेद को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको हम लोग कहते हैं रूपक अलंकार। क्या कहते हैं दोस्तों ना, रूपक अलंकार। इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है दोस्तों मेरे, निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? यहाँ से मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दोस्तों कि विराम चिन्ह के जनक कौन है दोस्तों। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बोलिएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा ना, उपदेशक। उपदेशक है दोस्तों, ये विराम चिन्ह का प्रकार नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है दोस्तों कि उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। इस वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? संबंध बोधक शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसा शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ता हो। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, उसके बिना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा उसके बिना। यानी बिना यहाँ पे क्या है दोस्तों, संबंध बोधक अव्यय है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है दोस्तों, प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रतिकूल का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों, वो क्या होता है, अनुकूल होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है दोस्तों, जब एक ही ध्वनि का द्वितीय हो जाए तब वह कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, युग्मक ध्वनियाँ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है दोस्तों कि निषिद्ध का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? निषिद्ध का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अ जोड़ दीजिए, बस कुछ नहीं करना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, अनिषिद्ध हो जाएगा इसका
सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्नलिखित में से कौन समास का भाग नहीं है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 6 प्रकार के। अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, है ना, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। आप देखिए दोस्तों कि यहाँ पे कर्म कारक समास कभी नहीं होता दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है दोस्तों कि गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, तो गुरुदेव शब्द में दोस्तों मेरे ये दो हो गया कि कर्मधारय समास है। कौन सा समास है दोस्तों, कर्मधारय समास। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या दोस्तों कि छ का उच्चारण किससे होता है, क्या कंठ्य से होता है, मूर्धन्य से होता है, ओष्ठ से होता है, या फिर तालव्य से होता है। क्या बोला दोस्तों ना, यहाँ पे पूछा है छ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हम बताएं दोस्तों कि च छ ज झ यहाँ जितना भी है दोस्तों तालव्य से उच्चारण होता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 36, क्वेश्चन 36 क्या है दोस्तों कि जलमग्न शब्द में कौन सा समास होगा दोस्तों। तो जलमग्न में होगा दोस्तों आपका तत्पुरुष समास, जल में मग्न। ठीक है, इसका यदि समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि जल में मग्न, तो इसका कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास इसका करेक्ट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन 37, क्वेश्चन 37 का जो क्वेश्चन क्या है दोस्तों जरा देखिए। ठीक है, इप्सित का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, इप्सित का विलोम शब्द हो जाएगा इनिप्सित। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।